नमस्ते दोस्तों, कंकाल सोमवार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी प्यारी नैरेटर हूं। आज मैं आपके लिए एक आश्चर्यजनक, दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूं जो आपकी कल्पना की सीमाएं पार कर जाएगी। आज की यह घटना हमें एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने भेजी है, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखना चाहा है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना आज से लगभग 25 साल पहले बांग्लादेश के एक सुदूर वन क्षेत्र में स्थित एक पुराने डाक बंगले में हुई थी। इस रहस्यमय कहानी का नाम है अशरीरी कुहक, एक अनसुलझी डाक बंगले की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि यह कैसी लगी, और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें और नई नई डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज से 25 साल पहले, जब इंटरनेट या मोबाइल फोन का इतना प्रचलन नहीं था, तब बांग्लादेश वन विभाग के अधीन काम करते थे युवा फॉरेस्ट ऑफिसर अदनान साहब। वह एक कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर व्यक्ति थे। उनकी पोस्टिंग सुंदरबन के पास एक घने जंगल के अंदर हुई थी, जहां सरकार का एक पुराना डाक बंगला था। यह डाक बंगला आबादी से लगभग 25 किलोमीटर दूर बिल्कुल एकांत में था। शाम ढलते ही वहां किसी इंसान का निशान नहीं रहता था, केवल प्रकृति की अपनी भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। अदनान साहब जब पहली बार डाक बंगले में आए तो उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। एक तरफ जंगल की खूबसूरती ने उन्हें मोहित कर लिया, वहीं दूसरी ओर इस एकांत माहौल ने एक अजीब उदासी ला दी। डाक बंगला काफी पुराना दिख रहा था। लकड़ी के फर्श आवाज करते थे और हर खिड़की पर इतिहास की एक परछाई लगी थी। बंगले का केयरटेकर बूढ़ा रहमत चाचा था, जो कई सालों से वहां काम कर रहा था। रहमत चाचा बहुत डरपोक स्वभाव के व्यक्ति थे और वह अक्सर डाक बंगले की अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। आधी रात में घर के अंदर कदमों की आवाजें, महिलाओं की फुसफुसाहट और अनजानी चीखें। अदनान साहब ने इन कहानियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह विज्ञान में विश्वास करते थे, भूतों में नहीं। कुछ दिन शांति से बीते। अदनान साहब दिन में जंगल का निरीक्षण करने जाते थे और शाम को बंगले में लौट आते थे। रात का खाना खाकर वह अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ते थे। लेकिन 5वीं रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उस रात लगभग 12 बजे के आसपास अदनान साहब अपने कमरे की खिड़की से बाहर चांदनी रात में देखा कि जंगल ने एक अजीब रूप ले लिया है। अचानक उन्हें बंगले के निचले तल से हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी, मानो कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। उन्होंने पहले सोचा कि शायद रहमत चाचा उठे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद आवाज ऊपरी मंजिल की बालकनी की ओर बढ़ने लगी। ठीक उनके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। अदनान साहब ने सांस रोककर इंतजार किया। उनके मन में एक दबी हुई दहशत जागने लगी थी। उन्होंने सोचा, क्या कोई है? आवाज रुकने के कुछ मिनट बाद उन्होंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, मानो कोई महिला बहुत धीमी आवाज में बात कर रही हो, लेकिन कोई स्पष्ट शब्द समझ में नहीं आ रहा था। अदनान साहब और चुप नहीं रह सके। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब उन्होंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो हैंडल बहुत ठंडा महसूस हुआ, मानो बर्फ छू ली हो। उन्होंने तेजी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बालकनी बिल्कुल खाली थी। केवल चांद की रोशनी में पेड़ पौधों की परछाइयां झूल रही थीं। उन्हें लगा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस रात से उनकी नींद उड़ गई। अगली कुछ रातों तक घटनाएं और भयानक होने लगीं। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट, यहां तक कि कभी कभी लगता था जैसे कोई उनके दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे रहा हो। एक रात उन्होंने स्पष्ट सुना कि उनके कमरे के बगल वाले खाली कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वह रोना इतना करुणापूर्ण और दिल दहला देने वाला था कि अदनान साहब के रोंगटे खड़े हो गए। वह टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़े। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। टॉर्च की रोशनी डालते ही उन्होंने देखा, कमरे के बीच में एक पुरानी झूलती हुई गुड़िया झूल रही थी। गुड़िया उनकी तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। अदनान साहब के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह तेजी से कमरे से बाहर निकले और अपने कमरे में लौटकर खुद को बंद कर लिया।
उस रात उन्होंने एक पल भी आंखें नहीं झपकीं। अदनान साहब ने अब रहमत चाचा की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। अगले दिन सुबह वह रहमत चाचा के पास गए और सब कुछ बताया। रहमत चाचा ने डरपोक आंखों से उनकी ओर देखा और बोले, अदनान साहब, मैंने तो कितनी बार कहा है कि यह डाक बंगला ठीक नहीं है। यहां एक साहब अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहते थे। अफवाह है कि साहब ने अपनी पत्नी को मारकर बेटी का गला घोंट दिया था, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्माएं शायद इस घर में फंसी हुई हैं। खासकर साहब की पत्नी, वह शायद अपने पति के धोखे के कारण बहुत गुस्से में है। और उनकी छोटी बेटी, वह अभी भी अपनी मां की गोद में लौटना चाहती है। अदनान साहब भले ही भूतों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन रहमत चाचा की बातों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। उन्होंने फाइलों को खंगाला और पुराने केस स्टडीज देखने लगे। पता चला कि 25 साल पहले सचमुच इस बंगले में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या हत्या का मामला मानकर फाइल बंद कर दी थी, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। अदनान साहब ने अब अकेले उस डाक बंगले के हर कोने का अच्छी तरह से निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने दिन के उजाले में भी घर की अजीब चीजों को देखा। हवा न होने पर भी खिड़कियों के पर्दे हल्के से हिल रहे थे और कभी-कभी उन्हें ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जिससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। एक रात अदनान साहब ने तय किया कि वह एक कैमरा लगाएंगे और वॉइस रिकॉर्डर चालू रखेंगे। वह अपने कमरे में बैठकर इंतजार करने लगे। रात गहरी होने लगी। जब घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, ठीक तभी फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाजें और स्पष्ट और करीब थीं। अदनान साहब ने आंखें बंद करके सांस रोक ली। फुसफुसाहट और तेज हो गई। ऐसा लगा मानो कोई उनके कान के पास आकर बात कर रहा हो। वह डरे हुए थे, फिर भी हिले नहीं। अचानक उनके मेज पर रखा कैमरा अपने आप चालू हो गया और उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ अस्पष्ट तस्वीरें दिखाई दीं। तस्वीरों में एक छाया मूर्ति उनके कमरे के चारों ओर घूमती दिख रही थी। अदनान साहब का कलेजा कांप गया। वह समझ गए वह अकेले नहीं थे। उन्होंने डरते डरते टॉर्च उठाई और कमरे के चारों ओर रोशनी डाली। रोशनी की चमक में अचानक उन्हें एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। एक लंबी दुबली महिला की मूर्ति, जिसके बाल खुले थे और आंखें अंधेरे गड्ढे जैसी दिख रही थीं। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द और आक्रोश था। महिला की मूर्ति ने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अदनान साहब डर के मारे चीखने ही वाले थे। ठीक तभी उन्होंने देखा कि उस महिला की मूर्ति के पीछे एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी है। बच्ची अपनी मां का आंचल पकड़े हुए है और उनकी ओर मासूम आंखों से देख रही है। बच्ची की आंखों में एक अजीब उदासी थी, जिसने अदनान साहब के दिल को छू लिया। अदनान साहब ने अब डर को परे हटाकर साहस के साथ बच्ची की ओर देखा। उन्होंने देखा कि बच्ची उनकी ओर एक हाथ बढ़ाकर मानो कुछ मांग रही है। अदनान साहब उनके मन की बात समझ गए। ये आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। उन्होंने टॉर्च नीचे रखी और शांति से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या होने पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी? महिला की मूर्ति अचानक तेजी से कांपी और पूरे कमरे में एक ठंडी हवा दौड़ गई। वह अस्पष्ट रूप से कुछ कहने लगी, जिसे अदनान साहब किसी तरह समझ पाए। महिला की मूर्ति कह रही थी, उसने हमें मारा है, हमारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसने एक टूटे हुए पत्थर की ओर इशारा किया, जो कमरे के कोने में पड़ा था। अदनान साहब समझ गए, उस पत्थर के नीचे कुछ छिपा हुआ था। अगले दिन सुबह अदनान साहब रहमत चाचा को लेकर उस पत्थर के पास गए। बड़ी मुश्किल से पत्थर हटाने पर उन्होंने देखा कि नीचे एक छोटा लकड़ी का बक्सा छिपा हुआ था। बक्सा खोलते ही वे चौंक गए। अंदर कुछ पुराने गहने, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी उस मृत महिला ने अपने पति को लिखी थी। चिट्ठी में उसने अपने पति के धोखे और उनकी मृत्यु की योजना के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी चीजें उनके परिवार तक पहुंचा दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अदनान साहब समझ गए, ये आत्माएं अपनी आखिरी इच्छा पूरी न होने के कारण शांति नहीं पा रही थीं। उन्होंने तुरंत उन चीजों को लेकर शहर की ओर प्रस्थान किया और उस परिवार के दूर के रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला। उनके हाथों में चीजें सौंपते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई।
चीजों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के बाद अदनान साहब डाक बंगले में वापस लौटे। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर इंतजार करने लगे। रात 12 बजते ही फिर से वही जानी पहचानी कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाजें और हल्की थीं, मानो उनका कोई वजन न हो। फुसफुसाहट भी सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें कोई डर या दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा लगा मानो शांति का एक संदेश हो। अदनान साहब ने आंखें खोलीं। उन्होंने देखा उनके कमरे के सामने वह महिला की मूर्ति और छोटी बच्ची की अस्पष्ट परछाई खड़ी है। इस बार उनकी आंखों में कोई आक्रोश या डर नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और शांति थी। उन्होंने अदनान साहब की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, मानो विदा ले रही हों। फिर धीरे धीरे वे हवा में घुल गईं, पूरी तरह से गायब हो गईं। अदनान साहब ने एक गहरी सांस ली। उनका मन एक अजीब शांति से भर गया। वह समझ गए आत्माएं अब सचमुच मुक्त हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह अदनान साहब ने रहमत चाचा को सब कुछ बताया। रहमत चाचा ने आश्चर्यचकित होकर सुना और बोले, अदनान साहब, आपकी वजह से आज इस डाक बंगले की आत्माएं मुक्त हो गईं। अब से कोई उनकी रोने की आवाज नहीं सुनेगा। अदनान साहब ज्यादा दिन उस डाक बंगले में नहीं रहे। कुछ दिनों के भीतर ही उनका तबादला हो गया, लेकिन उन रातों की घटनाएं उनके मन पर हमेशा के लिए एक गहरा छाप छोड़ गईं। वह समझ गए थे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। वह डाक बंगला आज भी उस जंगल के बीच खड़ा है। अब वहां कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं देती, केवल जंगल की अपनी खामोशी छाई रहती है। लेकिन आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, वे देर रात में एक अशरीरी कुहक की बात याद करते हैं, एक अनसुलझी कहानी के मूक गवाह बनकर। दोस्तों, आज की यह आश्चर्यजनक हॉरर कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी या बुरी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है तो ऐसा हो सकता है। आप किस तरह की कहानियां या वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। कॉनकाल मंडे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हमारी नई नई डरावनी कहानियां देखने फिर से आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय।